पाकिस्तान के जो एसेट्स भारत में है, जम्मू कश्मीर में है, उनको मिर्च लगती है, उनको दर्द होता है जब पाकिस्तान के नुकसान की बात होती है। और फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां जिनको 88 से 87 से बहुत कम वोटिंग मार्जिन और वोटिंग परसेंटेज के कारण चुनाव जीतने की आदत पड़ी हुई है, वो घबराए हुए हैं क्यों अगर इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया तो इनका क्या होगा। और सुरक्षा बलों ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं, हमारे पास फायर क्रैकर्स नहीं है, हम दिवाली के लिए फायर क्रैकर्स जमा नहीं करते हैं। इसलिए ये जो पाकिस्तान या उनके एसेट्स जो न्यूक्लियर धमकी देते हैं उनको अब समझना चाहिए, सीखना चाहिए। नाटकबाजी, ये ड्रामाबाजी बंद करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TRN में और मैं कामक डोगरा। दोस्तों, इस समय अगर लोकसभा इलेक्शंस की बात की जाए तो आप सभी को गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। अभी तक 2 फेसेस के इलेक्शंस जो है वो हो चुके हैं, बाकी के 5 फेसेस के इलेक्शन अभी भी होने वाले हैं और कहीं ना कहीं पूरे भारत की नजर इस समय जो है वो कश्मीर की 3 सीटों पर है। और इन सीटों को पाने के लिए जो लीडर्स हैं वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी चीयर चाहिए तो वो कुछ भी करेंगे। कभी बयान देते हैं देश के लिए और कभी देश के खिलाफ। कुछ ऐसा ही बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का आया है। उसी पे बातचीत करने के लिए अजय भारती जी हमारे साथ हैं, जो सीनियर बीजेपी लीडर भी है, एक्स MLC भी रह चुके हुए हैं और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन भी है। इनके साथ कुछ खास बातचीत करेंगे, क्योंकि हर बार जब भी कभी देश के खिलाफ कुछ भी कहा जाता है तो सबसे पहले आगे आकर ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि देश के लिए बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कामाक्षी जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, फारूक साहब का ये बयान आया है कि POJK जो पहले भारत का ही हिस्सा था, हालांकि उसके बाद साजिश के साथ उसको अलग कर दिया गया, उनका कहना यह है कि अगर POJK को भारत के साथ जोड़ा गया, भारत के एक टूटे हुए अंग को उसके साथ जोड़ा गया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। क्या कहना है इसमें? देखिए कामाक्षी जी, इसको आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जब जाएंगे तो देखेंगे पिछले हफ्ते भर की कुछ घटनाएं। फारूक अब्दुल्ला साहब पुंछ राजौरी का दौरा करते हैं, कुछ हिस्से में दौरा अपना कैंसिल कर देते हैं, जम्मू आ जाते हैं। एकदम उसके बाद पाकिस्तान का एक पूर्व मंत्री स्टेटमेंट देता है कांग्रेस इंडी ब्लॉक के फेवर में। उसके बाद यहाँ पर एक आतंकवादी हमला होता है, हमारे ब्रेव सोल्जर्स इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हमला होता है, एक जवान की शहादत होती है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। उस घटना के बाद अगर आप देखेंगे तो देश के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि अब हमें शायद POJK पर किसी फोर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 4-5 साल में बदलाव हुआ है उसको देखकर वो लोग स्वयं अपने आप आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो एसेट्स भारत में है, जम्मू कश्मीर में है, उनको मिर्च लगती है, उनको दर्द होता है जब पाकिस्तान के नुकसान की बात होती है। और फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां जिनको 88 से 87 से बहुत कम वोटिंग मार्जिन और वोटिंग परसेंटेज के कारण चुनाव जीतने की आदत पड़ी हुई है, वो घबराए हुए हैं क्यों अगर इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया तो इनका क्या होगा। इसलिए वो भड़काऊ भाषण, इसलिए वो देश के खिलाफ भी जो जाता है ऐसा है। और पाकिस्तान को एक तरीके से बेल आउट करने की बात या भारत के लोगों को डराने की बात, उनको धमकाने की बात, ये न्यूक्लियर वेपन बहुत पहले से यूज करा जाता था कि पाकिस्तान या भारत को ये कहा जाए देखिए देखिए अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया तो न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। इसका जवाब चाहे जब आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब से लेकर भारत की खासकर भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार और सुरक्षा बलों ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं, हमारे पास फायर क्रैकर्स नहीं है, हम दिवाली के लिए फायर क्रैकर्स जमा नहीं करते हैं। इसलिए ये जो पाकिस्तान या उनके एसेट्स जो न्यूक्लियर धमकी देते हैं
उनको अब समझना चाहिए, सीखना चाहिए, नाटकबाजी, ये ड्रामाबाजी बंद करना चाहिए। पाकिस्तान जो गैर मुहज़्ज़ब मुल्क है, पाकिस्तान जो यहां पर टेररिज्म बढ़ावा देता है, जिसने जम्मू कश्मीर को अपने एसेट्स के माध्यम से बर्बाद कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तकलीफ दी है, उनको जवाब देने का समय आया हुआ है। और पीओजे के भारत का हिस्सा है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ऐसा नहीं है, ये भारत के पार्लियामेंट का 94 में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन है, यानी भारत का एक पक्का एक रिजोल्व है कि हमने उसको अपने साथ मिलाना है। हाँ, अभी हम कह रहे हैं कि प्यार से वो लोग आ जाएं, प्यार से जम्मू कश्मीर को के हिस्से को छोड़ दे पाकिस्तान, वो एक तरीका है, लेकिन मिलना उसका तय है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चाहे उससे सहमत हो चाहे असहमत हो, उनके सहमति या असहमति का कोई असर नहीं पड़ता है, उनका एक लिमिटेड रोल है, उनको बस वहीं तक रहना चाहिए। उनको इस प्रकार से लोगों को डरा कर धमका कर ऐसा नहीं करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न है, वो बार बार। लेकिन लोगों को भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति को पहचानिए, इस पार्टी को पहचानिए। ये कभी चीन की मदद की बात करते हैं, ये कभी किसी के बाप का है क्या, इस तरह की बात करते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के भी अपने नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, अपनी डायनास्टी के लिए कुर्सी चाहिए, अपने अगली चौथी पीढ़ी के लिए भी इनको कुर्सी चाहिए। ये केवल वो काम करते हैं, इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, उनको 4 लोगों को मरवाना पड़े, उनको कुछ भी करना पड़े, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनको समाज को डिवाइड करना पड़े, इनको भड़काऊ भाषण देने पड़े, इनको गलत जानकारी देकर लोगों को गलत कर। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं कामाक्षी जी। जी बिल्कुल। ये आज की नहीं है, 1981 में तब इन्होंने एक चलाया था कि भाई यहाँ की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने की साजिश कर। ये इन्होंने कब क्या क्या नहीं किया, ये खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कह रहा हूं। और दिखाते हैं कि जैसे ये कश्मीर के मुसलमानों के हमदर्द है, कश्मीर के मुसलमानों को भी इन्होंने उतनी ही तकलीफ दी है, क्योंकि आज इनसे ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कश्मीर के मुस्लिम समाज भी, क्या कश्मीरी सारे, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, वो आज शांति के साथ अपना काम करते हैं। आज वो हड़तालों के बगैर कारोबार करते हैं। आज बच्चे बिना किसी परेशानियों के स्कूल जाते हैं, आज वो कंपटीशन में हिस्सा ले लेते हैं, आज वो स्पोर्ट्स में अपना नाम आगे करते हैं, आज IAS IPS और इसमें उनके नाम आते हैं। ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने सब्जेक्ट्स माना था। इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को तो कहा था कि ये ऑटोक्रेट है, लेकिन खुद एक डायनास्टिक, एक सुल्तान बनकर कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों पर राज्य करना चाहते हैं, इनको अपने गुलामों की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब, अब आप समझ लीजिए, अब वो जमाना गया। पहले आपके हाथ में कंट्रोल रहता था, अब मीडिया को कंट्रोल करते थे, आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को लोगों तक नहीं जाने देते थे। आज जम्मू कश्मीर के लोगों का, क्या दुनिया के लोगों के पास सही जानकारी बिल्कुल रियल टाइम में पहुंच रही है, इसलिए वो आपकी बातों में नहीं आते हैं। और ना पाकिस्तान के दम, पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है, पाकिस्तान के रोटी नहीं मिल रही है, पाकिस्तान कर्जा चुकाने के लिए भी भीख मांग रहा है। वो न्यूक्लियर यूज करेगा, या आप उनको सुझाव दे रहे हैं कि न्यूक्लियर यूज करो, ये अब चलने वाला नहीं है। भारत ब्लैकमेल होने वाला नहीं है, पीओजे के भारत का हिस्सा है और भारत के साथ जुड़कर रहेगा। जी एक और सवाल है मेरा आपसे। आज डेली एक्सेशन न्यूज़पेपर में आपका रिप्लाई छपा है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ने का बयान जो है, जिसपे जौहर को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, बहुत सेंसिटिव, और उसको लेकर आपका जो है वो रिप्लाई क्या है, वो थोड़ा बताइए हमें। देखिए क्या है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, जो डोमिनेंट पार्टनर अपने को मानता है इंडी ब्लॉक का, जिस इंडी ब्लॉक का फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक हिस्सा है, उन्होंने जब से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और एक इकोनॉमिक सर्वे करके, जिसमें से उन्होंने
ये कहा कि हम एक तरीके से जो लोग यहाँ पर मेहनत करके अपनी पैसे कमाते हैं उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनमें जो करते ही नहीं है कुछ। तो इस प्रकार से, और उसमें भी जब उनका हम कांग्रेस पार्टी के बयान, उनके नेताओं के बयान, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो पहले उनके रहे यूपीए के टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिसमें माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज में भी विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटीज की जिक्र की है, तो कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्सपोज कर दिया। मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं 10 दिन इंतजार करता रहा कि शायद यहाँ के मीडिया इसको एनालाइज करके इस बारे में चर्चा करेगी, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं बोला तब उन्होंने चर्चा की। अब इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी ने तो लोगों के सामने रखा और लोगों ने जब उसको पढ़ना, सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया तो देखा कि ये तो भयानक है, ये तो वास्तव में मुस्लिम लीग के जैसे एक मैनिफेस्टो है, ये उस प्रकार का एक मैनिफेस्टो है। तो अब इनको मिर्ची लग गई क्योंकि इनका जो प्लान था बिल्कुल वो फेल होता जा रहा है, लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये बयान जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का था वो किसी ऑडियंस को बोल रहे थे जो मुस्लिम ही सारे थे। उस बयान के 2-3 हिस्से हैं। एक, उन्होंने जो वहां पर ऑडियंस को डझुर और मंगलसूत्र को इक्वेट किया। मुझे ताज्जुब होता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वास्तव में कश्मीरी हैं क्या? डझुर और मंगलसूत्र में अंतर है, काफी अंतर है, और वो जानकार लोगों को जानकारी रहती है। और ये इनको इसलिए जानकारी नहीं क्योंकि ये सेक्टेरियन लीडर है, ये सबके लीडर नहीं है, ये अपनी पॉलिटिक्स एक डिविसिव तरीके से करती है। हमारे यहाँ पर विधवा भी, जो मैरिड विधवा भी होती है, वो भी डझुर पहनती, जो मंगलसूत्र के साथ नहीं होता। बिल्कुल। इसको एक साइड में रख लीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स, यानी कश्मीर के यंगस्टर्स नहीं जानते हैं कि डझुर क्या होता है, वो बुजुर्गों को ध्यान में रखा। तो डॉक्टर साहब आपको ये भी बताना चाहिए क्यों नहीं जानते यंगस्टर्स, आपका काम था, आपने ये बताना चाहिए था कि हमने जी उनको निकाल दिया जो लगाते थे, उस कम्युनिटी को ही निकाल दिया। आप वो जानकारी नहीं दे रहे। फिर आपको क्या कह रहे हैं, कश्मीर का जो हिंदू समाज है, विस्थापित समाज है, इस स्टेटमेंट को सुनकर सिहर उठा, डर गया। क्यों? हम भुगत भोगी है, हमसे जमीनें छीनी गई है। इसी तरह से क्या किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1940s से ही जो पंडित समाज है, जो हिंदू समाज है, रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर है, उनको डेमोनाइज किया। उनके बारे में इतनी गलत जानकारी कि इन्होंने जी नौकरियां खाई है, इनके पास जमीनें है, इनके पास ये है, वास्तविकता से बहुत दूर। और इस तरह से उन्होंने बिग लैंडेड एबॉलिशन एक्ट के माध्यम से हमारी जमीनें, फिर लैंड टिलर के नाम पर जमीनें छीनी। जो ही इन्होंने डझुर की बात की, हमारे समाज में ये डर समा गया कि ये डझुर बता रहे हैं लोगों को कि आपने इस डझुर को भी आइडेंटिफाई किया है एक इस तरह से जिस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इनको डेमोनाइजेशन और किसी एक चीज को अदराइजेशन ऑफ इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इसलिए हम उनको याद दिला रहे हैं, उनको ही नहीं, कश्मीर की जो वोटर्स हैं उनको भी बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। तो उनकी जानकारियों के लिए हमने इस पर टिप्पणी करना बहुत, नहीं तो ये अननोटिस्ड जाएगा और वो अपना काम कर लेगा। ये इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए। इसलिए समाज ने जो समाज का जो डर है उसको हमने लोगों के सामने रखा है, और वास्तविकता भी जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंडी ब्लॉक, अगर फारूक अब्दुल्ला में इतनी भी ईमानदारी होती, इंडी ब्लॉक ये जो है ये माइनॉरिटीज, रेस्ट ऑफ द कंट्री में माइनॉरिटीज को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, कहते हैं कि हम आपके राइट्स की गारंटी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज को, खासकर कश्मीर घाटी के माइनॉरिटीज को क्यों नहीं एश्योरेंस दे रही है, क्यों नहीं कहते कि हम आपके हकों की, उसके बरक्स वो उनको क्या कहते हैं, आपको जगमोहन ने निकाला, वो इनसेंसिटिविटी है, वो टोटल इनसेंसिटिविटी है, और उनको चिंता ही नहीं, उनको लगता है कि कोई इतना ही नहीं। अगर आप देखेंगे 1996 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा मुख्यमंत्री बने,
कितना नफरत है, कितना उनको कश्मीर के ये जो माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ कितना उनके मन में जहर भरा हुआ है। उन्होंने एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास किया कि कश्मीर में जो 1990, 89, 90 में जितने लोग मारे गए उनका नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास किया, असेंबली ने पास किया। ठीक बात है, अब कश्मीर के लोग बहुत मारे गए, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, बहुत लोग मारे गए। लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उस रेजोल्यूशन को मूव करते हैं और नाम ले लेते हैं, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक भी नाम नहीं लेते। ये उनके मन की बात है कि अगर उनके मन में सच वास्तविक सेक्युलरिज्म होता, अगर वो सबको बराबर मानते, अगर वो सचमुच में कश्मीर के हिंदू समाज को कश्मीर का हिस्सा मानते, सिर्फ लिप सर्विस के लिए और अपनी सेक्युलर इमेज को बनाए रखने के लिए अगर उनकी चिंता नहीं होती और ईमानदारी होती, तब वो अगर मान लीजिए बीजेपी के लीडरों की नाम नहीं लेते, टिकलाल टकलू जैसा नाम नहीं ले लेते और प्रेमनाथ जी भट्ट जैसे व्यक्ति का नाम नहीं लेते। हालांकि प्रेमनाथ जी भट्ट भी वो भी पत्रकार थे, वो ज्यादा एकेडमिक का हिस्सा थे, वकील थे प्रॉमिनेंट, लेकिन नीलकंठ गंजू जी का नाम लेने में क्या दिक्कत थी? उनको पंडित लसाकोल जी का नाम लेने में क्या दिक्कत? गिरिजा जी के नाम लेने में क्या लेने, या डोडा में, पुंछ में इतने लोग मारे गए, उनका नाम लेने में दिक्कत क्या है? एक ही दिक्कत है कि ये इन सब लोगों के साथ नफरत करते हैं। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जो ठीक लगता है, उनको एक तरीके से उन्होंने मेजॉरिटी कम्युनिटी का भी अपमान किया कि उनको लगा कि अगर मैं इनका नाम लूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। कश्मीर का कॉमन मुसलमान चाहे किसी भी एरिया का हो, वो कश्मीर के पंडित का, कश्मीर के हिंदू का नाम लेने से नाराज नहीं होता। वो आपकी जो दोगलापन है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड्स है, उसके कारण आपसे चिढ़ता है। इसीलिए जब 2019 में आपने कोशिश भी की, लोग आपके साथ नहीं आए, लोग आज भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हर कोई पेंतरा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब, कश्मीर के लोगों को भी याद है कि आपने, छोड़ दीजिए पंडित समाज को, आपने अफजल बेग जैसे जो आपके पिता के बिल्कुल क्लोज थे, सेकंड इन कमांड थे, उनको क्या किया? हैरान होता हूं मैं जब पढ़ता हूं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मिर्जा अफजल बेग के बारे में क्या शब्द यूज किए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, सिर्फ डायनास्टी को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। इसलिए उनके इस स्टेटमेंट हो, चाहे वो और भी कोई स्टेटमेंट हो, उसको चैलेंज करके उनके वास्ते, क्योंकि ये अपनी एज का लिहाज करके, अपने एज का मिसयूज करते हुए और अपने स्टेचर का मिसयूज करते हुए जो मीडिया के लोगों हैं उनको एक तरीके से काउंट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जागरूक हैं, जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि आपका रियल एजेंडा क्या है। आप कुर्सी के लिए उस कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं जिस कांग्रेस के बारे में आपकी पार्टी ने सोशल बाइकॉट की कॉल, आप जिस कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इकबाल पार्क में आपके सामने ही, और लोग तो कहते हैं कि आपके कहने पर या आपने मैनेज करवाया, सच क्या है वो आप जानते हैं कि उनका अपमान करके कि एक गुंडों की जमात वहां पर खड़ी कर दी और उनका अपमान किया। तो उसी कांग्रेस को आप आज साथ लेकर यहां पर कर रहे हैं, लेकिन साथ में लेह में उसी उनके कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ आपके कारगिल का यूनिट खड़ा हो जाता है। ये आपकी डुप्लिसिटी है, ये लोगों को ध्यान में आती है, ये लोग समझ लेते हैं, इसलिए वो अब आपके झांसे में नहीं आ रहे हैं। इसके कारण आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ रही हैं, आपका निराशा बढ़ रही है, आप डिजेक्शन में चले जाते हैं। उसका इलाज नहीं हो सकता है, उसका एक ही इलाज है कि टू कम इन टर्म्स विद द रियलिटी। आप सच्चाई को समझ लीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और रियल डेमोक्रेसी को यहां पर पनपने दीजिए, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के बाद यहां पर एस्टैब्लिश करने का काम किया है, और उसको वो एस्टैब्लिश होकर रहेगी, चाहे यहां पर डीडीसी का इलेक्शन होकर, चाहे पंचायतों का। अब वो आपके पुराने ख्वाब
पूरे नहीं हो सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग अपने आज को भी, अपने भविष्य को भी और अपने जनरेशंस के भविष्य को भी संवारने के लिए अपना फैसला खुद करेंगे। उनको अब आपके ज्ञान की जरूरत नहीं। अजय जी, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि कश्मीर की बात हो रही है और कश्मीर के वोटर्स का खासकर आपने नाम लिया, तो कश्मीरी पंडित समाज की क्या भूमिका देख रहे हैं आप कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो में? देखिए कामक जी, मैं आपको अगर ये बताना हो तो इसका एक मुझे हर बार जो मुझे बहुत ही सुंदर उदाहरण लगता है कि वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल एंथम है, तराना बोलते हैं उसको, जिसको प्रोफेसर रहमान राही साहब ने। कश्मीर का हिंदू समाज, कश्मीर का पंडित हो चाहे कोई भी हो, उसको आप कश्मीर में जो कश्मीर का जो नाम बना है उस कंट्रीब्यूशन को आप अलग कर ही नहीं सकते, वहां रहेगा नहीं कुछ। इसलिए कश्मीर में हमारी भूमिका पहले भी थी, तो कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। हमारे साथ हमने तो इससे भी बुरा हाल देखा है। सिर्फ 11 घर रहे हम, तब से वापस आए हैं, तब से मुड़कर लौटे हैं। हमने यहां पर अगर आप देखोगे कि महाराजा रंजीत सिंह ने अगर हमको अफगानिस्तान के उस टायरेंट रूल से मुक्ति दिलाई तो वो बीरबल दर्जी के कारण दिलाई। तो इस प्रकार के कश्मीर के हिंदू समाज की, कश्मीर के माइनॉरिटीज का एक रोल है, उनका एक इतिहास है, जिसको रहमान राही साहब जो कहते हैं कि वो पोत कॉलेज आदर, वो उसका वही हमारी फ्यूचर की बीनादारी जो वो यूज करते हैं, विजन है हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस में, ये हमारा फ्यूचर है, चाहे वो अभिनव गुप्त हो, कलन हो, बिलन हो, खेमेंद्र हो, इस प्रकार के लोगों का। या अगर आप पोस्ट 1947 भी देखेंगे, कश्मीर के लोगों ने, माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों ने कश्मीर की मेजॉरिटी के साथ शाना बिशाना चलते हुए कश्मीर को आगे बढ़ाया है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को उससे प्रॉब्लम होती थी। भाई दी मैं याद दिला दूं डॉक्टर फारूक साहब के, इनकी हुकूमत ने, जिनको हम शायर कश्मीर महजूर साहब कहते हैं, उन तक को नहीं बख्शा, उनको भी अरेस्ट करवाया। तो ये अब नहीं चल सकता है। कश्मीर की हिंदू की भूमिका रहेगी, कश्मीरी पंडित की भूमिका है, और ये कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी भी अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि हम कश्मीर का हिस्सा हैं। आपने हमको कश्मीर से निकाल दिया हो सकता है, लेकिन हमारे मनू में से, हमारे हृदय में से, हमारी स्मृति पटल में से कश्मीर आप नहीं निकाल सकते, और हम वापस यहीं पर उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसको संवारने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको भविष्य में विकसित भारत का एक विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित कश्मीर हिस्सा बने, उसमें हम सब लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। हम अभी देश दुनिया में भी उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस आकर कश्मीर को भी फिर उसी तरह से धरती का स्वर्ग बनाने में हमारी भूमिका को हम निश्चित रूप से निभाएंगे। हमारा हर नौजवान, हमारा हर बुजुर्ग, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी उसको अपना दायित्व समझकर उसको करेगी। ये किसी के मर्जी पर डिपेंड नहीं है, किसी के कहने या किसी के चाहने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये हमारा रिजॉल्व है, हम उसको पूरा करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अजय जी थे हमारे साथ, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छा समझाया, और साथ में जाते जाते मैं भी यही कहना चाहता हूं कि प्लीज वोट करिए, क्योंकि हमारा एक वोट जो है वो बहुत ताकत रखता है, बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है। तो कृपया करके वोट कीजिए। धन्यवाद।